जब पिताजी को होश आया, मैं उनके पास बैठा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तूने मेरा हक अदा कर दिया। मैंने मन ही मन कहा, नहीं पिताजी, हक तो भोला ने अदा किया है, वही जिसे आपने नालायक कहा था। मगर मैं खामोश रहा, क्योंकि भोले ने कहा था, मास्टर जी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। कुछ दिन बाद मास्टर जी अस्पताल से छुट्टी लेकर वापस लौटे। गाड़ी में बैठे हुए उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, उस रब का धन्यवाद है कि जिसने मुझे जीवन दिया है। मैंने धीरे से कहा, और उसका भी, जिसने इस कठिन समय में हमारा साथ दिया, जिसकी बदौलत यह ऑपरेशन हो सका, वरना मैं कहाँ इस काबिल था कि इतनी रुपयों का इंतज़ाम कर पाता। जिस दिन पिताजी आपके सामने ये सच आएगा, उस दिन निकम्मे का मतलब बदल जाएगा। अस्पताल की खिड़की से सूरज की किरणें भीतर झांक रही थी। मरीजों की कराहने की आवाज़ें, नर्सों के कदमों की चाप और बरामदे में बैठे लोगों की दुआओं की सरगोशियाँ सब एक अजीब सा मंजर बना रही थी। मास्टर जी का अभी एक और ऑपरेशन होना बाकी था। भोले की दी हुई रकम मेरे पास बची हुई थी, जिससे दूसरा ऑपरेशन होना था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट दी और मैं पिताजी को लेकर अस्पताल पहुंचा। ऑपरेशन अगले दिन होना था। मैं बार बार जेब में पड़े लिफाफे को देख रहा था। वही लिफाफा जिसमें भोला ने वो रकम रखी थी। उसमें रखा हर नोट जैसे बोल रहा था, ये किसी नालायक के पसीने से भीगा हुआ है, किसी रक्षे की क्लच और ब्रेकों से कमाए हुए हैं। मैं अपनी ही सोचों में गुम था, तभी दूर खड़ा भोला मुझे दिखाई दिया, जो इशारे से मुझे बुला रहा था। मैंने कहा, भोला, ये तूने क्या कर दिया? अपना रक्षा क्यों बेच दिया? वो बोला, हाँ यार, रक्षा गया तो क्या हुआ, बस दिल तो बच गया ना। मैंने हैरानी से पूछा, तूने ये कैसे किया? भोला हंसा, बस ऊपर वाले ने दिल में डाल दिया। मैं गया पुराने मोटर मैकेनिक के पास, कहा कि रक्षा बेचना है, मास्टर जी का इलाज ज़रूरी है। उसने कम दाम दिए, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं। मैं खामोश हो गया। उसके हाथों की हथेलियों पर ग्रीस लगी हुई थी, मगर मुझे यूँ लगा जैसे वो हाथ नहीं, नेकी की मोहर हो। उसी दिन भोला मेरे साथ हॉस्पिटल आया। रास्ते में वो बहुत चुप था। उसकी खामोशी को मैंने महसूस किया था। मैंने बात करने की कोशिश की, मगर उसकी निगाहें कहीं और गुम थीं। फिर भोला ने कहा, यार, ये बात मास्टर जी को कभी भी मत बताना। तुम जानते हो वो मुझसे नफरत करते हैं। अगर जान गए तो मेरे पैसों से ऑपरेशन जो उनका हुआ है, शायद उनको इस बात का अफसोस रहो। मैंने कहा, भोला, तूने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उन्हें पता चलना चाहिए कि कौन उनके लिए रक्षा बेचकर आया था। भोला इस बात पर मुस्कुराया, वही पुरानी शौक मगर उदास हंसी। नहीं यार, कुछ कामों में नेकी तभी रहती है जब उनका नाम छिप जाए, और जैसे ही राज खुल जाए तो जैसे नेकी खत्म हो जाती है। अस्पताल पहुंचकर वो डॉक्टर के कमरे के बाहर रुका। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, उसने कहा। क्यों? मास्टर जी को देखने का हक मुझे नहीं है? मैं बाहर दुआ के लिए हूँ, अंदर तुम जाओ। मैं अंदर गया। कार्रवाई पूरी की गई और राशि जमा कर दी गई। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, ऑपरेशन कल सुबह है, प्रार्थना कीजिए कि दूसरा ऑपरेशन भी सफल हो जाए। मैंने मुड़कर देखा। बाहर बरामदे में भोला खड़ा था, हाथ जोड़े हुए, सर झुका हुआ था, जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मांग रहा हो। रात के वक्त मैं जब हॉस्पिटल के बरामदे में बैठा था, भोला मेरे पास आया। उसने हाथ में 2 चाय के कप पकड़े हुए थे। ये ले, मेरी तरह की चाय है, पतली मगर बहुत गर्म। मैंने मुस्कुराकर कहा, तू हर हाल में खुश रहता है भोला, ऐसी क्या बात है? वो बोला, मैंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की, ये तो तू जानता है, लेकिन ज़िंदगी से एक बात मैंने सीख ली, गम छुपाने का फ़न। किसी भी हाल में हो, कितना भी दिल दुख से भरा हो, पर हमेशा ज़िंदगी को मुस्कुरा कर जियो, क्योंकि तुम्हारा दुख तुम्हारे अलावा कोई और कम कर ही नहीं सकता। मैंने पूछा, कभी अफसोस हुआ कि तू मास्टर जी तुमसे इतनी नफरत करते हैं? भोले ने चाय की चुस्की ली, फिर धीरे से कहा, मैं उनका नालायक शागिर्द ज़रूर हूँ, मगर शायद दिल के मामले में अव्वल आया हूँ। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो थका हुआ मगर चिंता मुक्त लग रहा था। मैं जानता था, ये बात अच्छी तरह जानता था। अच्छा, उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान पास किया था। अगली सुबह ऑपरेशन दोबारा हुआ। डॉक्टर बाहर आए और दूसरा ऑपरेशन भी कामयाब हुआ। मरीज़ अब ख़तरे से बाहर है। डॉक्टर बाहर आए। अब तुम्हारे पिता का कोई और ऑपरेशन नहीं होगा। मेरे आंसू निकल आए।
मैंने बाहर आकर भोला को देखा। वह आंखें बंद किए प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा, भोले, तेरे मास्टर जी बच गए। वो मुस्कुराया। अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना है। मैंने कहा, तू रुक जा यार, पिताजी तुझे देखकर खुश होंगे। वो धीरे से बोला, नहीं यार। भोला ने कहा, मेरा दर्जा अभी इतना नहीं कि मास्टर जी के सामने जा सकूं। मुझे अभी कई परीक्षाएं और देनी हैं। ये कहकर वह चला गया। 2 दिन बाद जब मास्टर जी को होश आया, मैं उनके पास बैठा था। उन्होंने मेरी ओर देखा और पूछा, बेटा, पैसे कहाँ से आए? ये इंतज़ाम कैसे हुआ? मैंने नज़रें झुका ली और धीरे से कहा, ईश्वर ने माध्यम बना दिया पिताजी। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, तुम सही कहते हो। ईश्वर के ज़रिए कभी कभी अजीब रास्ते खुलते हैं। निकम्मे लोग भी कभी कभी फरिश्ते बन जाते हैं। मैं चौंक गया। क्या मास्टर जी सब कुछ जान चुके थे, या फिर दिल के ऑपरेशन के साथ उनके भीतर का कोई और दरवाज़ा भी खुल गया था? मैंने चौंक कर देखा, जो कि इंसाफ का हो, भोला को पहचानने वाला दरवाज़ा। उसी शाम मैं हॉस्पिटल के बाहर गया। शाम ढल रही थी। गली के किनारे पर भोला खड़ा था, चेहरे पर वही मुस्कुराहट। सब ठीक हो गया है ना? उसने पूछा। मैंने आंखों में नमी छुपाते हुए कहा, हाँ भोला, सब ठीक हो गया है। तूने दिल का बोझ तो हल्का कर दिया, लेकिन जो एहसान तूने किया है, उस एहसान का बोझ कभी नहीं उतर सकेगा। वो बोला, यार, इंसान तो सिर्फ एक जरिया है। किसका काम कहाँ से किस तरह होना है, ये सब ऊपर वाला तय करता है। हम और तुम क्या चीज़ हैं? उसकी बात पर मैं कुछ ना कह सका। मेरा दिल भर आया। मैंने उसको सीने से लगाते हुए बस इतना कहा, मेरे यार, एक दिन पिताजी तुझे ज़रूर पहचानेंगे। वो मुस्कुराया। पहचान तो तब होती है जब किसी के दिल में जगह बन जाए। मैं तो दिल का शिष्य हूँ, मास्टर जी का नहीं, इंसानियत के मास्टर का। ये कहकर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और वहाँ से चला गया। यूं एक नालायक शिष्य ने अपने एक नफरत करने वाले अध्यापक की जान बचाने के लिए अपना रक्षा बेचकर वो इम्तहान पास किया जो बड़े बड़े शिष्य पास नहीं कर पाते। कुर्बानी के इस जज्बे ने उसने मेरी ज़िंदगी का अर्थ ही बदल दिया। मेरी आंखों से बहते आंसू ज़मीन में समा रहे थे। पिताजी मुझसे बार बार पूछ रहे थे, बेटा एक बात सच बता। बेटा, तूने मुझे बताया नहीं, पैसे कहाँ से आए थे? मैंने झूठ बोला। एक पुराना कर्ज वापस मिला था। उन्होंने कमज़ोर मुस्कुराहट से कहा, मैंने ज़िंदगी में सबको परखा, कोई काम ना आया। तुमने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दिल ही दिल में कहा, हाँ, असल हिम्मत तो उस नालायक ने की थी जिसे आपने हमेशा गिरा हुआ समझा, जिससे आप नफरत करते रहे। हफ्ता गुजरा। पिताजी ठीक होकर अब घर लौट चुके थे, लेकिन दिल के अंदर वो राज जल रहा था जिसे भोला ने रखने को कहा था। इस राज की रोशनी में मुझे पहली बार लगा कि इंसान के लायक होने का मापदंड डिग्री या नौकरी नहीं, बल्कि यह दिल की विशालता और त्याग की भावना है। जिंदगी कभी कभी एक खामोश दर्शक बनकर मनुष्य को उसके ही शब्दों का कैदी बना देती है। जिस तरह मैं कैद में था, वह शब्द जिन्हें हम गुस्से या अहंकार में कह देते हैं, वही बरसों बाद हमारे सामने आईने की तरह खड़े हो जाते हैं। मगर उस समय हमें एहसास नहीं होता, जैसे मास्टर जी को भी नहीं हुआ था। ऑपरेशन के कुछ हफ्तों बाद मास्टर जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। वे फिर से अपने पुराने अंदाज और लहजे में लौट आए थे, लेकिन दिल की कमज़ोरी ने उनकी चाल धीमी कर दी थी। अब उनके कदम पहले जैसे मजबूत नहीं थे और आवाज़ में भी वही पुराना जोश नहीं रहा, मगर उनकी ज़बान अब भी एक सच्चे गुरु की तरह तेज थी। एक दिन हम दोनों शहर के बाजार से गुजर रहे थे। शाम का समय था। सामने एक छोटा सा होटल था। मैंने सोचा कि बाबा को चाय पिलाऊं। वो कमज़ोर लग रहे थे और सर में दर्द भी था। हम होटल के करीब पहुंचे तो अंदर से बर्तनों के टकराने की आवाज़ें आ रही थी। बर्तन धोने वाले की पीठ हमारी तरफ थी, मगर मुझे उसके कंधों से पहचान हो चुकी थी। ये तो भोला था। रिक्शा बेचकर वो अब होटल पर काम कर रहा था। वही भोला जिसने कुछ दिन पहले मेरे पिता की जान बचाई थी। मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने चाहा कि पिताजी को कुछ ना कहूँ, लेकिन उन्होंने मेरी नज़रें देख लीं। क्या हुआ बेटा, किसको देख रहे हो? मैंने नज़रें झुका ली। कुछ नहीं पिताजी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर झांका और फिर व्यंग से ज़ोर से हंसे। अरे वाह, ये तो भोला है। ये तो हमारा नालायक भोला है। देखो तो बेटा, कितनी तरक्की कर रहा है। अब तो इसने रिक्शा बेच दिया है, अब होटल में बर्तन मांज रहा है। सच्ची बात है, पढ़ाई ना करने का अंजाम यही होता है। और देखना,
आने वाले दिनों में उम्मीद है कि अब ये भीख भी मांगेगा। मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। भोले ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में नमी थी, मगर होठों पर वही पुरानी मुस्कुराहट। मास्टर जी, आपको देखकर खुशी हुई। शुक्र है आप ठीक हैं। मास्टर जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, तुम्हारे जैसे शिष्यों की दुआएं हैं। देखो कैसा ज़माना आया है। कुछ लोग पढ़ाई के पीछे भागते हैं, कुछ सिर्फ पैसे के, और तुमने दोनों ही छोड़ दिए। उन्होंने दोबारा कहकहा लगाया। मैं शर्मिंदा सा खड़ा था। भोला खामोशी से अपने हाथों में झाग भरे बर्तनों को देख रहा था। फिर धीरे से बोला, मास्टर जी, हर इंसान अपना नसीब लेकर आता है। कोई किताबों में अपनी किस्मत तलाश करता है, कोई मेहनत में। रब सबको आजमाता है, बस तरीका बदल देता है। ये कहकर उसने अपने हाथ दोबारा पानी में डाल दिए। मैंने देखा उसके हाथों में झाग से ज्यादा जख्म थे, फटे हुए हाथ थे। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मैंने चाहा कि पिताजी को सब बता दूं, मगर जुबान के जैसे किसी ने बांध रखी थी, और ये भोला ही था जिसने मुझे मजबूर किया। मैंने सिर्फ इतना कहा, पिताजी देर हो रही है, घर चलते हैं। वापसी पर सारा रास्ता मैं खामोशी में गुजार रहा था। पिताजी गाड़ी के शीशे से बाहर देख रहे थे और मैं उनके चेहरे पर भोला के लिए छुपी हुई सख्ती पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, मेरी बात याद रखना, इंसान की पहचान उसके कपड़ों और पेशे से ही होती है। जो बर्तन मांझेगा वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएगा। मैंने नजरें नीचे करी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कुदरत ने उस व्यंग के जवाब में मेरे लिए ऐसा मोड़ रखा है जहाँ पिताजी को खुद अपने शिष्य के सामने झुकना पड़ेगा। जिंदगी कभी कभी एक नदी की तरह होती है, कभी शोर नहीं करती, बस खामोशी में धीरे धीरे बहती रहती है। कभी रुलाती है, मगर हमेशा राह दिखाती है। समय कभी एक जगह नहीं रुकता, ये नदी की तरह बहता रहता है। कभी शोर मचाता है, कभी बिल्कुल शांत, पर हमेशा आगे बढ़ता रहता है। भोला का जीवन भी एक नया मोड़ लेने वाला था। वही भोला जिसे गांव के बच्चे नालायक कहकर चिढ़ाया करते थे और जिस पर खुद मास्टर जी भी हंसा करते थे। मास्टर जी के तानों और तंज के तीर झेलता हुआ भोला अब एक ऐसे सफर पर निकलने वाला था जिसके अंत में किस्मत ने उसके लिए वो मकाम लिख दिया था जिसकी उसने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। होटल की कच्ची जमीन, साबुन की झाग और बर्तनों की टन के बीच से गुजरती जिंदगी अब उसके लिए एक आदत बन चुकी थी। मगर उसके दिल में, उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी ख्वाहिश अब भी जिंदा थी, कुछ कर दिखाने की, कुछ ऐसा बनने की जिस पर शायद मास्टर जी भी एक दिन गर्व करें। उसके दिल में अब भी एक उम्मीद जिंदा थी। क्या कभी मेरी किस्मत भी चमकेगी? वो रातों को सोने से पहले आसमान की ओर देखता और सोचता और धीमी आवाज में कहता, हे भगवान, मैं नालायक सही, पर दिल से बुरा नहीं हूँ। मेरी मेहनत कभी तो रंग लाएगी ना। एक दिन होटल पर एक आदमी आया। उसके हाथ में किसी निर्माण कंपनी का फॉर्म था। उसने बताया कि कुछ मजदूरों की भर्ती हो रही है। शर्त बस ये है कि पासपोर्ट बनवाओ, टेस्ट दो और फिर जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा। भोला की आंखों में पहली बार एक चमक आई। शायद ये वही मौका था जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। जो लोग चुने जाएंगे वो दुबई जा सकेंगे। भोला ने झिझकते हुए फॉर्म लिया। होटल का मालिक हंस पड़ा। अरे भोला, तू दुबई जाकर क्या करेगा? वहां तो बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, और तू तो ये साइकिल का पंक्चर भी ठीक नहीं कर पाता। भोला मुस्कुराया और बोला, मास्टर जी भी यही कहा करते थे, पर किस्मत के बारे में कोई मास्टर नहीं होता साहब। अगले दिन वह शहर गया, फॉर्म भरा, टेस्ट दिया, उसका इंटरव्यू भी हुआ। कई दिन तक कोई जवाब नहीं आया। वो लगभग भूल ही चुका था। फिर एक सुबह डाकिया आया। हाथ में एक लिफाफा था। लिफाफे में लिखा था, भोला कुमार, आपका वीज़ा मंजूर हो गया है। आप 2 हफ्तों के भीतर अपनी रवानगी की तैयारी कीजिए। भोले ने वो खत सीने से लगा लिया। उसकी आंखों के आंसू हंसी में बदल गए थे। वो बोला, हे भगवान, आखिर तूने मेरी सुन ली। अगले 2 हफ्तों में उसने अपनी माँ से वादा किया कि वह जल्द लौटेगा, अपने सपनों और इज्जत के साथ। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह जल्द ही लौटेगा, अपना घर बनाएगा और सबको दिखाएगा कि नालायक भी कुछ कर सकता है।
दुबई पहुंचते ही उसके सामने एक नया जहां था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रोशनियां। आज की इस कहानी का भाग यहीं तक। देखिए अब आगे भोला दुबई जाकर क्या करेगा। क्या वह कामयाब हो सकेगा या नहीं। जो भी कुछ होगा, और अगर भोला कामयाब हो जाता है तो फिर वह क्या करेगा, और मास्टर जी उसके बारे में क्या कहेंगे, ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग परसों सुबह 15 नवंबर सुबह 10 बजे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।